हेलो फ्रेंड्स, यह यूपी पीसीएस और आरओ 2021 के लिए जीएस का व्याख्यात्मक टेस्ट है। ये बहुत डिटेल से दिया गया है। इसका आंसर और जितना इम्पोर्टेंट इसका प्रश्न है उतना ही इम्पोर्टेंट इसका व्याख्यात्मक हल भी दिया गया है। तो अभी तक 20 टेस्ट हो चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें बहुत सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण प्रश्नों को दिया गया है जो अक्सर परीक्षाओं में आते रहते हैं। और कल से यूपी आरओ 2021 के लिए हिंदी का टेस्ट भी दिया जाएगा, जिसमें 99% प्रश्न वहां से आने की पूरी संभावना है। तो आप लोग उसको जाकर ज़रूर देखें। और बहुत से टेस्ट का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से पीडीएफ भी पा सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। देखते हैं आज का 20वां टेस्ट। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवी संघटक नहीं है? जो नहीं है वो बताना है, ये ध्यान देना है। अक्सर यहाँ पर गलती हो जाती है या नहीं है में। वायु, वनस्पति, जीवाणु या जानवर? तो इनमें से कौन सा नहीं है? बहुत सिंपल सा इसका आंसर है ए, वायु। यहाँ पर कह रहा है जीवी संघटक नहीं है, तो जिसमें जान नहीं होती है तो वायु। देखते हैं इसके बारे में। जीवी संघटक बायोटिक कंपोनेंट्स ऐसी जीवित वस्तुएं हैं जो एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती हैं। वायु जीवित संघटक नहीं है। दूसरा प्रश्न देखते हैं आज का। पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है। ये प्रश्न आ चुका है पीसीएस में। उपरोक्त में से सही कथन है? एक, केवल एक, केवल दो, एक तथा दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एक तथा दो दोनों। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक संघटकों को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है स्वपोषी संघटक, दूसरा है परपोषी संघटक। स्वपोषी संघटक वह होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण तथा रसायन संश्लेषण द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। यह प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता परपोषी जंतु होते हैं जो स्वपोषी पौधों द्वारा उत्पन्न जैविक तत्वों से अपना आहार ग्रहण करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? जो सही है वो बताना है। जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घट जाता है। प्रागामी बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का उपयोग करने में कम दक्ष होती हैं। इसमें से कौन सा कथन सही है? जो एक सही है वो बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ये सही है। जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र धरती पर स्थापित सभी पारिस्थितिकी प्रणालियों का योग है। ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। ये भी ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा या रबर? तो कौन सा इसमें जैव निम्नीकरणीय है? इसका उत्तर हो जाएगा डी, रबर। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं और रबर नहीं होता है। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है, क्या होता है उसमें? मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण या उपर्युक्त सभी? तो उर्वरक के अत्यधिक उपयोग से इसका उत्तर हो जाएगा डी, सभी।
उर्वरक का अत्यधिक प्रयोग विभिन्न प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न करता है, जिसमें मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण तथा वायु प्रदूषण प्रमुख हैं। यह प्रदूषण विभिन्न प्रकार के फसलों के माध्यम से मानव एवं पशुओं के आहार श्रृंखला में पहुंचता है तथा विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों से मनुष्य एवं पशुओं को ग्रस्त करता है। अधिकतर नरमपंथी नेता थे। ये लोग कहाँ से थे? ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों दोनों से, या पंजाब से? इतिहास का प्रश्न है ये। तो इसका सिंपल सा उत्तर हो जाएगा बी, शहरी क्षेत्रों से। उदारवादी राजनीतिक या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, व्योमेश बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि शहरी क्षेत्रों से संबद्ध थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिसमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार तथा साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित हैं, का अधिकार था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? बीसी पाल ने, तिलक ने, अरविंद घोष ने, इनमें से किसी ने नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? इसका उत्तर हो जाएगा बी, तिलक ने। उग्र विचारधारा वाले नेताओं ने कांग्रेस के बारे में नकारात्मक टिप्पणियां की। उनमें से एक बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को याचना संस्था, ये भी ध्यान रखना है, याचना संस्था भी आता है ये वर्ड कभी कभी, अर्थात भीख मांगने वाली संस्था की संज्ञा दी थी। निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? सबसे पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज। तो सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय किसे घोषित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी को सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। दिए गए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था। इसकी स्थापना का श्रेय 1916 में, ये ध्यान देना है इसका टाइम भी, 1916 में महामना मदन मोहन मालवीय जी को जाता है। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। कौन करते थे? लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन राय, सर सैयद अहमद खान, मौलाना शिबली नोमानी। तो मिरातुल अखबार को कौन प्रकाशित करते थे? इसका उत्तर हो जाएगा बी, राजा राम मोहन राय। देखते हैं इनके बारे में। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रसारित एवं प्रचारित किया। दिसंबर 1821 में उन्होंने बंगला साप्ताहिक संवाद कौमुदी अथवा प्रज्ञा का चांद, देखिए संवाद कौमुदी को प्रज्ञा का चांद भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है, का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसके एक वर्ष पश्चात अर्थात 1822 में फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण, मिरातुल अखबार को बुद्धि दर्पण भी कहते हैं, का प्रकाशन प्रारंभ किया। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। कौन था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था? अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, अलबरूनी या दारा शिकोह। ये भी प्रश्न कई बार आ चुका है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, अलबरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी था। उसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। वह प्राचीन खारिज देश का रहने वाला था। वह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। अलबरूनी मात्र इतिहासकार ही नहीं था, उसकी रुचि अन्य क्षेत्रों तक थी, जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित
धर्मशास्त्र इत्यादि चीज़ों पर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अलबरूनी। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? जो सबसे बड़ी संसदीय समिति है वो बताना है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति या याचिका समिति? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है। प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है। संसद का बहुत सा काम सभा की समितियों द्वारा निपटाया जाता है, जिन्हें संसदीय समितियां कहते हैं। संसदीय समिति से तात्पर्य उस समिति से है जो सभा द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाती है अथवा अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित की जाती है। तो इससे ये भी पता चलता है जो समिति का नाम होता है उसका नाम अध्यक्ष निर्देशित करता है और अध्यक्ष के निर्देशानुसार कार्य करती है। अध्यक्ष के, न कि उपाध्यक्ष के। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु है कितनी है? 62 वर्ष, 63 वर्ष, 64 वर्ष या 65 वर्ष? तो सर्वोच्च न्यायालय को बताना है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है, जबकि उच्च न्यायालयों में यह 62 वर्ष है, हाई कोर्ट में। निम्नलिखित में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 20-21 के अतिरिक्त ये बताना है। तो अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 356। ये भी प्रश्न कई बार आ चुका है, तो इसका आंसर आप लोग सही से दीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा बी, 359 के तहत। 44वें संविधान संशोधन 1978 के पश्चात अब राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत आदेश जारी कर अनुच्छेद 20-21 के अतिरिक्त अन्य मूल अधिकारों का कार्यान्वयन स्थगित कर सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 359 के तहत। ये ध्यान रखना है। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या विधान परिषद? उस सभा का जो अध्यक्ष होता है उसका सदस्य नहीं होता, ये बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, राज्यसभा। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। संविधान के अनुच्छेद 89 के 89(1) जी अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? लोकसभा में 20, 25, 28 या 30? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, 20। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 20 सीटें आरक्षित है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है, जो गलत सुमेलित है, उसको बताना है। गोविंद सागर, सतलज रिवर, गोविंद वल्लभ, सरदार रिहंद नदी, सागर रिहंद नदी, गांधी सागर, चंबल नदी, राणा प्रताप सागर, नर्मदा नदी? तो इनमें से कौन सा गलत है वो बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, राणा प्रताप सागर। डी है इसका आंसर। संकोच नदी सीमा बनाती है, किसके किसके बीच सीमा बनाती है? संकोच रिवर बिहार एवं पश्चिम बंगाल के बीच, असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच, असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच, बिहार एवं झारखंड के बीच।
इसको बहुत सही से बताना है, काफ़ी बार ये प्रश्न आ चुका है, तो इसको देख के बताइए आराम से स्टॉप करके इस वीडियो को। तो संकोच नदी सीमा बनाती है बी, असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच। लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा सूल युक्त झाड़ियाँ और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं। ऐसे वन कहाँ पर पाए जाते हैं? शिवालिक और तराई क्षेत्र में, पूर्वोत्तर तमिलनाडु में, पूर्वी उड़ीसा में या पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। यह प्रश्न आईएएस में भी आ चुका है, तो इसका उत्तर बताना है आपको। इसका आंसर हो जाएगा डी, पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। इस प्रकार की वनस्पति पश्चिमी आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में सामान्य रूप से पाई जाती है। अब क्वेश्चन है 19वां, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? जो असत्य है वो बताना है। मैंग्रोव वनस्पति लवणी जल में उगती है। भारत में सदाहरित वनस्पति 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगती है। यूफोर्बिया उष्णकटिबंधीय कटीले वनों का वृक्ष है। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनों का मुख्य वृक्ष अर्जुन है। तो इसमें जो असत्य है, जो गलत है, वो बताना है। आप ये वीडियो को स्टॉप करके भी देख सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर थोड़ा सा लंबा है। इसका उत्तर हो जाएगा डी, उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनों का मुख्य वृक्ष अर्जुन है। ये गलत है। अभी आज का आखिरी प्रश्न है, लेटराइट मृदाओं की प्रधानता है। लेटराइट मृदाएं सबसे अधिक कहाँ पर पाई जाती हैं, ये बताना है। कोरोमंडल तट प्रदेश में, मालाबार तट प्रदेश में, बुंदेलखंड में या बघेलखंड में। तो बहुत आराम से बताना है इसको। इसका आंसर हो जाएगा डी, बघेलखंड प्रदेश में। तो ये आज के 20 प्रश्न हो गए हैं। आज से प्रतिदिन 20 प्रश्नों का एक टेस्ट पीसीएस और आरओ के लिए डेली दिया जाएगा। तो आप लोग लगातार इस वीडियो से बने रहिए। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।